Hello everyone, welcome to the video number 35 of Basic Electrical Engineering course, and this particular video is especially dedicated to the RMS and average values of various types of functions and waveforms, right? To start with this video, हम सबसे पहले एक वेवफॉर्म ले रहे हैं जो कि स्क्वायर वेव है। ठीक है, सबसे पहला हम केस ले रहे हैं स्क्वायर वेव का। स्क्वायर वेव बनाएंगे हम, ये है हमारा स्क्वायर वेवफॉर्म जिसमें हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दे रखी है आई एम, तो बॉटम साइड पर माइनस ऑफ आई एम हो जाएगा। ये टाइम पीरियड है 0, पाई और 2 पाई, ठीक है, एंड दिस इज़ स्मॉल आई, राइट। तो ये हमें दे रखा है। अगर इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म को हम देखें तो हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हाफ यहाँ पर अवेलेबल है और दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। तो हम जो भी वर्क करेंगे आरएमएस से एवरेज निकालने के लिए वो हम सिर्फ हाफ साइकिल के लिए वर्क करेंगे यहाँ पर। और हाफ साइकिल में हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि जो करंट आई है दैट इज़ इक्वल्स टू आई एम फॉर 0 से पाई तक। अगर आप 0 से पाई तक के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में वो आई एम है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा होता है एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने का, आई एवरेज इज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी। ये एक नॉर्मल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है किसी की भी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा हमने एक और फार्मूला लिया था जिसमें हमने कहा था एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द बेस, तो उससे भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा करके। तो फिलहाल अगर इस फार्मूले को अप्लाई करें तो आई एवरेज निकालने के लिए हम हाफ साइकिल कंसिडर कर रहे हैं। हाफ साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो है 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, फंक्शन है हमारे पास आई एम डी ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। आई एम का आई एम एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आई एम को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर 1 हो जाएगा, सॉरी ओमेगा टी हो जाएगा। और ओमेगा टी में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा पाई माइनस 0। ठीक है, पाई माइनस 0, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आई एम अपॉन पाई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा आई एम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर वेव का जो एवरेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, उसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, उसके पीक के बराबर होता है। दूसरे तरीके से अगर आप इसको करना चाहते हैं, जो फार्मूला था हमारा आई एवरेज का वो था हमारा एरिया अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एरिया देखेंगे तो स्क्वायर वेव का अगर एरिया निकालना है आपको तो आप देखेंगे इसका हाइट है आई एम और बेस है लेंथ है पाई, तो एरिया हो जाएगा आई एम इंटू पाई डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपको मिल गया आई एम का वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये हम इस तरह का फॉर्मूला से वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर इस तरह की कोई भी सिंपल वेव फॉर्म हमें मिलती है करने के लिए, तो ही ये काम पॉसिबल है, अदरवाइज़ हम ये वर्क यहाँ पे हर जगह पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू। अगर एवरेज वैल्यू आ गया है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के लिए वर्क करेंगे। अगेन हमारे पास सेम फंक्शन है, सेम हमारे पास लिमिट्स हैं, तो आई आर एम एस का जो फार्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी। ये फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला किसी भी वेवफॉर्म के लिए आप अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई। एफ टी हमारे पास है आई एम, तो आई एम का स्क्वायर डी ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अगेन आई एम स्क्वायर जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले लेंगे तो अंडर रूट ऑफ आई एम स्क्वायर अपॉन पाई, अंदर जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा ओमेगा टी और उसमें लिमिट रखेंगे तो हमें मिलेगा पाई माइनस 0। सो यू विल गेट अल्टीमेटली आफ्टर सॉल्विंग दिस आई एम। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो आर एम एस वैल्यू है एक कांस्टेंट वेवफॉर्म की, उसका भी वैल्यू होता है आई एम। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि किसी भी स्क्वायर वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू और आर एम एस वैल्यू दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं, और वो दोनों वैल्यूज़ किसके बराबर हैं, मैक्सिमम वैल्यू के, पीक वैल्यू के वो बराबर है। ठीक, उसके बाद अगर आप पीक फैक्टर या फिर फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो उन दोनों की वैल्यू 1 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑल आर सेम। करके देख लेते हैं। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू
RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो RMS वैल्यू इज IM, एवरेज वैल्यू इज IM, दैट इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली पीक फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। अगेन ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमें फिर से क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो ये था किसी भी स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए कैलकुलेट करने का तरीका। राइट, स्क्वायर वेवफॉर्म हो या कोई ऐसा वेवफॉर्म हो जो स्क्वायर वेवफॉर्म से मिलकर बना हो, जैसे स्टेप्ड वेवफॉर्म हम जिसको कहते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, अलग अलग जो फंक्शंस हमारे होंगे डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स के, उन सबको लिमिट वाइज हम कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा जो हमारा वेवफॉर्म है वो है ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव जो कि कुछ इस तरह की दिखेगी। दिस इज द ट्रायंगुलर वेव, हियर वी हैव थीटा 0 2 पाई। ठीक है, इसका जो पूरा टाइम पीरियड दे रखा है वो 2 पाई है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है IM। ठीक है, दिस इज I हियर। राइट, ये हमारा हो गया। अब आप एक चीज़ इस वेवफॉर्म में भी देखिए, वो क्या है कि ये वेवफॉर्म को अगर आप यहाँ से स्प्लिट कर दें एग्जैक्टली सेंटर से, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई, 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ऐसा केस है जो कि वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है। दिस इज सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। अगर आप इसको बीच में से स्प्लिट करें तो यू विल फाइंड कि ये दोनों जो साइड हैं इसकी दोनों, वो एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। फॉर दैट रीज़न हम क्या करेंगे, हम 0 से पाई तक का ही टाइम पीरियड चूज़ करेंगे जिसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन चाहिए होगा जो इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का फंक्शन होगा। फंक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पर लाइन इक्वेशन को यूज़ करना होगा। लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला आई थिंक आपको सबको याद होगा, फिर से हम देखेंगे कि क्या होता है लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला। लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप किसी भी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म या किसी भी स्लोप का फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। और इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ होंगी वो किस तरह से होती हैं, आप अगर इस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इस इक्वेशन के लिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर आप लिखते हैं x1 y1 इस पर्टिकुलर जगह पर, और दूसरा यहाँ पर लिखते हैं x2 y2। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं। उसके अलावा x और y हैं जो आपकी एक्सिस हैं। x एक्सिस पे आपके पास थीटा है, y एक्सिस पे आपके पास i है। तो इन वैल्यूज़ को अगर आप इसमें पुट करें तो y की जगह आप रखेंगे y एक्सिस पे है i माइनस y1 आप देखेंगे 0 0 है, बोथ आर 0 अपॉन x एक्सिस पे आपके पास थीटा है माइनस x1 इज अगेन 0 इज इक्वल्स टू y2 इज़ हेयर। y2 कितना है ये देखिए, y2 एक्सिस पे im है आपके पास, im माइनस y1 है आपके पास 0 अपॉन x2 है आपके पास, दिस इज x2 दैट इज पाई माइनस x1 है 0। तो यहाँ से आपको i का वैल्यू मिल गया है im अपॉन पाई इंटू थीटा। ये वो फंक्शन है जो 0 से पाई के लिए वैलिड है इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के लिए। तो हियर यू विल राइट इट एज i इज इक्वल्स टू im अपॉन पाई थीटा फॉर 0 टू पाई। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन हो गया जिसके लिए आप यहाँ पर एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू देखेंगे। तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करते हुए एवरेज वैल्यू आई एवरेज इज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t f ऑफ t dt, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 1/t दैट इज़ 1 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, 0 से पाई के लिए फंक्शन है im अपॉन पाई थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, im और पाई को बाहर निकाल लेंगे तो im अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा थीटा, और थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा थीटा स्क्वायर बाई 2। तो थीटा स्क्वायर बाई 2 0 से पाई दैट इज इक्वल्स टू, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा यहाँ पर दैट विल बी इक्वल्स टू im अपॉन 2। ठीक है, तो आपको जो एवरेज आई एवरेज मिल जाएगा, आई एवरेज दैट इज इक्वल्स टू im अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू। अब RMS वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे RMS वैल्यू का, आई RMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई
आई एम अपॉन पाई थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को हमने जस्ट पुट किया है। पुट करने के बाद हमें जो फंक्शन मिला वो ये मिला। यहाँ से हम आई 1 अपॉन पाई ऑलरेडी बाहर है, आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर को भी बाहर ले लेंगे क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर पाई पाई क्यूब, अंदर बचेगा थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा थीटा क्यूब बाई 3, लिमिट्स हैं 0 से पाई। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू आई एम अपॉन अंडर रूट 3। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट आई एम अपॉन अंडर रूट 3। तो आपको जो आर एम एस वैल्यू मिला है इस ट्रायंगुलर वेव का वो मिला है आई एम अपॉन रूट 3। फर्दर इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू होता है आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आर एम एस वैल्यू है आई एम अपॉन रूट 3, एवरेज वैल्यू है आई एम अपॉन 2। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा 2/√3 दैट इज इक्वल्स टू 1.155। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे फॉर्म फैक्टर। और अगर आप पीक फैक्टर भी निकालना चाहते हैं तो पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आर एम एस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है आई एम, आर एम एस वैल्यू है आई एम बाई रूट 3 दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3। तो देखिए इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वेवफॉर्म हमारी किसी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के शेप में है तो उस केस में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम कितनी साइकिल को कंसिडर करेंगे, और जितना भी हम साइकिल कंसिडर करेंगे उसके हिसाब से हम सबसे पहले फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, और फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद प्रॉपर लिमिट्स लगा के हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अब इसी पर्टिकुलर केस में अगर आप पाई से 2 पाई के केस का भी लाइन इक्वेशन कंसीडर कर रहे होते तो आप सबसे पहले एक और लाइन इक्वेशन बनाते जो पाई से 2 पाई के लिए वैलिड होता। देन फर्दर आप जब एवरेज निकालते तो आप 0 से पाई के लिए और पाई से 2 पाई के लिए यहाँ पर 2 फंक्शन लिखते। सिंपल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप सभी को मालूम होगा कि किस तरह से डिफरेंट लिमिट्स के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो बस आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसके हेल्प से आप यहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए आप चाहें तो 0 से 2 पाई के लिए भी ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आएगा, वो होगा कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशंस लेंदी हो जाएगी, लेकिन जो लास्ट में सॉल्यूशन होगा वो इतना ही होगा, आई एम बाई 2 ही आएगा एवरेज वैल्यू में भी, और आर एम एस वैल्यू में आई एम बाई रूट 3 आएगा। क्योंकि जब आप 0 से 2 पाई लेंगे तो आपके पास 2 फंक्शन होंगे, एक होगा 0 से पाई के लिए, दूसरा होगा पाई से 2 पाई के लिए। ठीक है, तो आप 0 से पाई के लिए चलेंगे तो आपके पास सेम कैलकुलेशंस होंगी फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। फिर आप जब पाई से 2 पाई के लिए जाएंगे तो उस केस में x1 y1 आपके ये वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, x2 y2 आपके ये वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। आप जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो फंक्शन आपको मिलेगा वो फंक्शन होगा माइनस ऑफ आई एम अपॉन पाई थीटा प्लस 2im। दिस फंक्शन इज़ फॉर पाई से 2 पाई के लिए। ठीक है, अगर आप पाई से 2 पाई के लिए जाना चाहते हैं तो आप ये करेंगे। उसके बाद जब आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन आपके पास ये है, लेट्स से f1t, दूसरा फंक्शन आपके पास ये है, लेट्स कॉल इट f2 थीटा ले लेते हैं क्योंकि थीटा यहाँ पर है, f2 थीटा। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल राइट इट एज 1/2 पाई, क्योंकि अब आप पूरा का पूरा फंक्शन ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में पहले 0 से पाई के लिए आप f1 थीटा लेंगे डी थीटा, उसके बाद पाई से 2 पाई के लिए f2 थीटा डी थीटा लेंगे। तो इस तरह से आपको 2 फंक्शंस के साथ सेम इंटीग्रेशन करना होगा, कैलकुलेशंस करना होगा। कैलकुलेशंस करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो आई एम बाई 2 ही मिलेगा, डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। राइट, तो इट्स ऑल योर चॉइस कि आप 0 से पाई लेना चाहते हैं या पाई से 2 पाई लेना चाहते हैं। बट यहाँ पर चूँकि ये जो वेवफॉर्म है ये सिमेट्रिक है, ठीक है, उस सिमेट्री में आप 0 से पाई के लिए जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम ही आएगा, अलग नहीं होगा। ठीक है, आप करके ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको लगेगा, लेकिन आपको करने के बाद ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दोनों ही केस में जो आंसर है वो आई एम बाई 2 ही होता है। राइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड आर एम एस वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड फॉर्म फैक्टर ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म। और ये आपको वेवफॉर्म दिया गया है। इस वेवफॉर्म में देखिए है तो साइनसोइडल वेवफॉर्म, लेकिन इसमें नेगेटिव हाफ नहीं है।
लेकिन इस वेवफॉर्म को रेक्टिफाइड वेवफॉर्म भी कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर जो आपका होता है, फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, ठीक है, ये रेक्टिफाइड वेवफॉर्म भी है जिसमें आपको इस तरह का आउटपुट वेवफॉर्म में मिलता है। फुल वेव रेक्टिफायर जिसमें 4 डायोड्स हम लगाते हैं, उस वेवफॉर्म में जो आपको आउटपुट पे वेवफॉर्म मिलती है वो यही होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में वेवफॉर्म भी नहीं दिया जाता, सिर्फ ये कह दिया जाता है कि फाइंड द आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ ए रेक्टिफाइड वोल्टेज वेवफॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टिफाइड वेवफॉर्म कैसा होता है, ठीक है। अब चूंकि ये एक साइन फंक्शन है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट दे रखा है, 0 से पाई के बीच में ये पूरा का पूरा साइकिल ख़त्म हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें इस वेवफॉर्म के लिए कंप्लीट साइकिल कंसीडर करनी है, और यहाँ की कंप्लीट साइकिल है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो हम फिलहाल जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको वी लेकर ही चलेंगे, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। अब अगर आप इसके लिए एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एवरेज वैल्यू इसका हो जाएगा 1/पाई फुल साइकिल का, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई। साइनसोइडल फंक्शन है तो वी विल राइट एज Vm sin ओमेगा टी डी थीटा, हियर ऑल्सो विल टेक इट थीटा बिकॉज थीटा हमें दिया गया है, राइट। तो अब आप देखिए ध्यान से कि वेवफॉर्म हमारा थोड़ा अलग है। अगर हम अपना प्रॉपर साइनसोइडल वेवफॉर्म देखें जो पूरा पॉजिटिव नेगेटिव सेट के साथ होता है, उस केस में जब एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो हाफ वेव के लिए निकालते हैं, और उसका जो फंक्शन हम लिखते हैं एवरेज वैल्यू के लिए वो एकदम एग्जैक्टली सेम होता है। इस केस में हमें फुल के लिए निकालना है, लेकिन फुल के निकालने में भी हमारा जो फंक्शन है वो सेम ही रहा, ठीक है। तो आप का जो कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगा वो वही आएगा जो हमने पहले निकाला था, 0.637 ऑफ Vm। यहाँ पर चूंकि Vm 100 दे रखा है तो 0.637 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 63.7 वोल्ट्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप RMS वैल्यू को भी देखेंगे तो RMS वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर बनेगा 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई Vm sin थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, ये भी सेम है, एग्जैक्टली वही आएगा जो आना चाहिए हमारा। 0.707 ऑफ Vm हमारा इसका हमें पता है आंसर होता है, तो 0.707 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 70.7 वोल्ट्स, राइट। एंड फॉर्म फैक्टर अगर हमें निकालना है तो फॉर्म फैक्टर भी वही आएगा जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ के हिसाब से अगर आप देखें तो RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू दैट इज 70.7 अपॉन 63.7 इक्वल्स टू 1.11, राइट। तो सिंपल है। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि किसी भी टाइप का साइनसोइडल वेवफॉर्म क्यों ना हो, वो हाफ सेक्शन में कटा हुआ हो या फिर आपको सिर्फ इतना ही सेक्शन मिले, ठीक है, आगे वेवफॉर्म ना हो, तो आप हर केस के लिए जो फंक्शन लिखेंगे वो Vm sin ओमेगा टी या Vm sin थीटा ही होगा, लेकिन आपको लिमिट्स के हिसाब से काम करना होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं इस वेवफॉर्म को थोड़ा सा चेंज करके अगर कोई दूसरी वेवफॉर्म बनाऊं, इस तरह का कोई वेवफॉर्म अगर लें, ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म है, ये फुल वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म है, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म है। मान लीजिए ये Vm है, तो इस केस में जो एवरेज वैल्यू निकलेगा वो फुल साइकिल के लिए ही निकलेगा, एंड फुल साइकिल है यहाँ 0 से 2 पाई, तो इन दिस केस यू विल राइट एज 1/2 पाई, ठीक है, 1/t जो कि 2 पाई है। फंक्शन इज ओनली वैलिड फ्रॉम 0 to पाई, क्योंकि पाई से 2 पाई के बीच में 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, राइट। अगर आपके पास कोई वेवफॉर्म है कुछ इस तरह का, मान लीजिए आपको वेवफॉर्म दिया है, ये सिर्फ इतना ही वेवफॉर्म दिया है और आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द RMS या एवरेज वैल्यू, आपको इसमें लिमिट दी जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा 0 से पाई, पाई से 2 पाई ऐसा ही लिमिट्स मिले, आपको 1 to 3 भी मिल सकता है, 0 1 2 3 ऐसा भी दिया जा सकता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले जो साइकिल है आपकी वो पूरी की पूरी साइकिल पूरी हो रही है 0 से 2 के बीच में, जिसमें फंक्शन इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो पोर्शन है दिस इज़ ए पोर्शन ऑफ ए साइनसोइडल वेवफॉर्म, तो अगेन आपका जो फंक्शन है वो साइन फंक्शन ही होगा। इस केस में अगर आप एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे तो एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड है 2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इज वैलिड फ्रॉम ओनली 0 to 1, सो यू विल राइट हियर 0 to 1, फंक्शन है Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट
द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, जो कि एक पार्ट है किसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का या फिर वो साइन फंक्शन ही है पूरे को पूरे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शन बनेगा वो सारा हमेशा साइनोसॉइडल फंक्शन ही होगा। अगर कोई भी फंक्शन इस शेप का है, इसका सेक्शन है, कटा हुआ सेक्शन है, मान लीजिए सिर्फ इतना सेक्शन दिया हुआ है। लेट्स सी वन मोर वेवफॉर्म। मैं एक वेवफॉर्म बना देता हूँ। ये आपके पास कोई सेक्शन है इस तरह का, इसके लिए आपको कहा गया है कि फाइंड द आरएमएस वैल्यू। तो आप ये देखते हैं कि जो रिपीटेशन हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। ये पूरा एक साइकिल है। इस साइकिल में आपके पास एक ये वैल्यू है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, दूसरा वैल्यू है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में है। तो ये जो पार्ट है ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन का पार्ट है, जबकि ये जो पोर्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वही उसकी आरएमएस भी होगी, वही उसकी एवरेज भी होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप लिखेंगे साइनोसॉइडल फंक्शन, जो कि वी एम साइन ओमेगा टी या आई एम साइन ओमेगा टी होता है। उसके हिसाब से आप यहाँ पर एवरेज आर एम एस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आपको मिल सकते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वेव फॉर्म्स मिल सकती हैं जो साइन फंक्शंस के फॉर्म में मिल सकती हैं आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें एक डिफरेंट वेव फॉर्म है। इस टाइप की वेव फॉर्म को सॉटूथ वेव फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये वेव फॉर्म दे रखी है, इसमें आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं 0, 100, 200, 300। जो पीक वैल्यू है वो 10 है। जो टाइम है ये वो दे रखा है मिली सेकेंड्स में। कहा गया है कि फाइंड द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड द फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड का मतलब है कि जितने समय में एक साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे कि 0 से 100 के बाद रिपीटेशन शुरू हुआ, तो इट मीन्स आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया? टाइम पीरियड हो गया 100 मिली सेकेंड्स। ठीक है, दूसरा आपको पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए तो सिंपली हमें पता ही है 1/t होता है 1/100 इंटू 10⁻³ मिली सेकेंड्स है 10⁻³ तो ये आ जाएगा 10 हर्ट्ज। राइट, तो ये आपके फ्रीक्वेंसी हो गया। नाउ आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है? इसका फंक्शन निकालना है। फंक्शन क्या होगा? हमें एक सिंपल स्लोप दे रखा है, एक लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो y = mx के हिसाब से जो इसका स्लोप हो गया वो हो गया 10/100 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो फंक्शन आपको मिल गया vt इज़ द फंक्शन। vt = 10/100 इंटू 10⁻³ चूँकि ये मिली सेकेंड है तो 10⁻³ इंटू टी, तो ये आपका हो गया 100t। ठीक है, ये फंक्शन है। आप चाहें तो वो फार्मूला लगा के देख लें जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, y - y1/x - x1, उसके हिसाब से भी यही सेम आएगा। ठीक है, वो फार्मूला कुछ ऐसे केसेस में काम आता है जहाँ पर लाइन आपकी 0 से पास नहीं हो रही होती, उस केस के लिए वो बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो दिस इज़ द फार्मूला हियर। नाउ वी कैन ईजिली फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, और एवरेज वैल्यू। तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू की अगर बात करें तो एवरेज वैल्यू इज़ वैलिड फ्रॉम 0 to 100। सो हेयर वी विल राइट 1/t, टाइम पीरियड है 100 इंटू 10⁻³ यहाँ पर मिली सेकेंड में टाइम है तो इसका हमें स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रहे, 10⁻³ यूज़ करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 100 इंटू 10⁻³ फंक्शन है 100t dt। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। 100 इंटू 10⁻³ कितना होता है? सबसे पहले इसी को हम सिंप्लीफाई कर लें, ये होता है 0.1, तो 0.1 रिप्लेस कर देते हैं 1/0.1। यहाँ से 100 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया 100 को, अंदर बचा t का इंटीग्रेशन होगा t²/2, तो t²/2 0 से 0.1। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, विल गेट 5 वोल्ट्स। यहाँ पर हमें मिलेगा 5 वोल्ट्स। ये हो गया 100/0.1, 0.1² ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 10/2। ठीक है, 10/2 एंड ऑल्सो 5 वोल्ट्स। ये हमारा एवरेज वैल्यू आ गया इस फंक्शन का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये वैल्यूज़ ना दी होती तो इन वैल्यूज़ के हिसाब से अगर हम सिंपली कहें कि ये Vm है, ठीक है, तो इसका जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ से एक जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो इस टाइप के वेव फॉर्म के लिए वी कैन से कि एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू होगा Vm/2।
अब Vm के हिसाब से हमें पता है यहाँ पर 10 दे रखा है, तो 10/2 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. नाउ फॉर RMS वैल्यू, RMS वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम. RMS वैल्यू फंक्शन लिखेंगे अंडर रूट 1/t 0.1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 0.1. फंक्शन है हमारा 100t का होल स्क्वायर हो जाएगा dt. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1/0.1. 100 का स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, अंदर होगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3. ठीक है, 0 से 0.1. अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो विल गेट 100/3. सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 5.774 वोल्ट्स. ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इस टाइप के फंक्शन के लिए जो RMS वैल्यू है, दैट RMS वैल्यू इज़ अंडर रूट ऑफ V²/3. ठीक है, यहाँ से Vm²/3, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर, क्योंकि Vm है 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो Vm²/3 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं सीधे RMS वैल्यू से, राइट. एंड देन फर्दर फॉर्म फैक्टर अगर हमें चाहिए तो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू RMS अपॉन एवरेज. सो RMS है 5.774 अपॉन एवरेज है 5, डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 1.15. सॉरी यूनिट लेस क्वांटिटी है ये 1.15. ठीक है, तो ये इसका फॉर्म फैक्टर हो गया सॉटूथ वेव फॉर्म का. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया गया है कि हमारे पास एक करंट है जिसमें दो कंपोनेंट हैं, जिसमें एक DC कंपोनेंट है 3 एम्पियर का और एक AC कंपोनेंट है जिसका वैल्यू दे रखा है 4 sin ωt. तो टोटल हमारे पास जो करंट हो गया वो कितना हो गया 3 + 4 sin ωt. एक DC कंपोनेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी 0 है और एक AC कंपोनेंट है. ठीक है, तो इसका हमें अगर RMS वैल्यू निकालना है तो इस टाइप के केसेस में जहाँ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट हमारे पास होते हैं तो हम किस तरह से उनकी RMS वैल्यू कैलकुलेट करें. हमें क्या करना है, इंडिविजुअल कंपोनेंट का सबसे पहले RMS वैल्यू कैलकुलेट करना है. DC वैल्यू का RMS वैल्यू कितना होता है, हमें देखा था जब हमने स्क्वायर वेव फॉर्म निकाला था, तो एक कांस्टेंट वैल्यू का RMS वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही होता है. तो इसका जो RMS वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 3 का 3 है. जो 4 है वो एक मैक्सिमम वैल्यू है 4 AC का, तो इसका जो RMS वैल्यू होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Vm/√2 होता है, दैट इज़ 4/√2. ठीक है, उसके बाद अगर इस टोटल फंक्शन का RMS वैल्यू आपको चाहिए तो RMS वैल्यू ऑफ दिस टोटल फंक्शन विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इंडिविजुअल RMS का स्क्वायर एंड एडिशन. ये आपको करना है. ठीक है, रूट मीन स्क्वायर आपको करना है. आपने क्या किया, अंडर रूट किया, स्क्वायर किया और इंडिविजुअली मीन करके हमने इनकी RMS वैल्यूज़ को निकाल लिया है. तो हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए इंडिविजुअल जो भी हमें कंपोनेंट्स दे रखे थे उन सब का पहले RMS वैल्यू निकाला, उनकी जो भी RMS वैल्यूज़ हैं उन सब का स्क्वायर करके सम किया और उसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया. तो जब हमने इसको स्क्वायर रूट करके फाइनली सॉल्यूशन निकाला तो दिस इज़ अंडर रूट ऑफ 9 + 16/2 दैट इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 17. तो ये इसका RMS वैल्यू हो गया इस पूरे फंक्शन का, जो कि है 3 + 4 sin ωt. ठीक है, एक और फंक्शन ले लेते हैं इसी टाइप का. एक फंक्शन है हमारे पास v = 8 sin ωt + 6 sin 2ωt. यहाँ पर भी दो फंक्शन है, दोनों ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं. एक में फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो दूसरे में ट्वाइस ऑफ ओमेगा है, ये ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी का है. अगर इसका कंबाइंड RMS वैल्यू निकालेंगे तो आपको सबसे पहले इंडिविजुअल फंक्शंस का RMS वैल्यू निकालना होगा. 8 का RMS वैल्यू होगा 8/√2, 6 का RMS वैल्यू होगा 6/√2. उसके बाद कंप्लीट फंक्शन का अगर RMS वैल्यू कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/√2 का होल स्क्वायर प्लस 6/√2 का होल स्क्वायर. ये हो गया अंडर रूट ऑफ 64/2 प्लस 36/2. ठीक है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 32 + 18 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 50. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. इस तरह के आते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फंक्शन दिया जाता है आपको और उन फंक्शंस के आपको पूछे जाते हैं कि इसकी RMS वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट
RMS एंड एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, एक ट्रायंगुलर शेप का हो, एक स्लोप लिए हुए हो, या फिर साइनसोइडल फंक्शन हो, या पार्ट ऑफ साइनसोइडल हो, हाफ वेव रेक्टिफाइड हो, फुल वेव रेक्टिफाइड हो, किसी भी टाइप का वेव फॉर्म हो। हमने डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया और आपको दिखाया कि किस तरह से आप किसी भी टाइप के फंक्शन का RMS या एवरेज वैल्यू और उसके बाद फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन लास्टली हमने जो देखा वो ये देखा कि अगर मल्टीपल फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हमारे पास है, जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा एक सिग्नल 0 फ्रिक्वेंसी का था, दूसरा सिग्नल एक ऐसी वेव फॉर्म था जिसकी कुछ फ्रिक्वेंसी है, उसके लिए हम RMS वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। एंड सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें हमने दोनों ही ऐसी कंपोनेंट्स लिए और उन दोनों ऐसी कंपोनेंट्स की फ्रिक्वेंसी अलग अलग थी, ठीक है, तो हमने उसको ईजिली कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से मल्टीपल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स की जो आपको RMS वैल्यू निकालनी है वो आसानी से आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इस लेक्चर में हम इतना ही कवर अप करेंगे। हमने जितना भी बेसिक का जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था वो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। टिल देन आप इन सब वीडियोस को देख के अच्छे से अपने बेसिक्स को क्लियर करिए। AC सर्किट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।